अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। देखिए, आज का क्लास आप तमाम साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चूँकि एक ही क्लास के अंदर उर्दू के तमाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आ गए, ठीक है। और इसी क्लास से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और उसके साथ साथ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो चलिए क्लास को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। जो क्लास है थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है। एक ही क्लास के अंदर जो भी हम आपको पढ़ाए हैं उन तमाम का जो निचोड़ है वो बताने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, आप लोग थोड़ा क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरे क्लास को रेगुलर कीजिएगा, ओके। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे सवाल है कि हमद किसे कहते हैं, इस हमद के शायर कौन है, ठीक है। हमद किसे कहते हैं, इस हमद के शायर कौन है, सवाल है आपसे। तो आपका यहाँ पे जवाब आएगा कि हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की बड़ाई और सिफत बयान की जाएगी, ठीक है। हमद किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन ही आ जाए कि हमद किसे कहते हैं, तो हमद उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह की बड़ाई बयान की जाती है और अल्लाह की सिफत बयान की जाएगी, उसे हमद कहते हैं। और इस नज़्म में हमद के शायर जनाब मसूद अज़ीमाबादी है, ठीक है। कौन है? इस नज़्म में हमद के शायर जनाब मसूद अज़ीमाबादी है, ठीक है। हमद किसे कहते हैं? जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ हो उसे हमद कहते हैं, और जिस नज़्म में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो उसे नात कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो उसे हमद कहते हैं, और जिस नज़्म में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो उसे हमद कहते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल यहाँ से फिर आपसे पूछ रहा है कि कुरान की तालीम किसने दी? कुरान की तालीम किसने दी? ज़ाहिरी तौर पे कुरान की तालीम खुदा ने कुरान की तालीम दी, अल्लाह ताला ने कुरान की तालीम दी। क्या क्वेश्चन है? कुरान की तालीम किसने दी? तो कुरान की तालीम खुदा ताला ने दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन है कि पहला शायर किस आयत का तर्जमा है, अरबी में लिखे। पहला शायर किस आयत का तर्जमा है, अरबी में लिखे। तो पहला शायर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा है। पहला शायर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा है, आपको इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। पहला शायर किस आयत का तर्जमा है, तो पहला शायर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा है, जो आपको अरबी में लिखने के लिए कहा गया, तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरबी में लिख दीजिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन है कि खुदा ने पैमाइश के लिए क्या बनाया और हमें नाप तौल के बारे में क्या हुक्म दिया गया है। खुदा ने पैमाइश के लिए क्या बनाया है और हमें नाप तौल के बारे में क्या हुक्म दिया गया है, ठीक है। तो आपका जवाब आएगा खुदा ने पैमाइश के लिए मीज़ान बनाया और हमें नाप तौल में ठीक देने और कमो बेश करने से मना किया गया है। क्या है कि खुदा ने पैमाइश के लिए मीज़ान बनाया और हमें नाप तौल में ठीक देने और कमो बेश करने से मना किया गया है, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन है कि खुदा की तारीफ में कौन रब्बुल निसा है। खुदा की तारीफ में कौन रब्बुल निसा है? तो यहाँ पे आपका आएगा आंसर कि खुदा की तारीफ में बुजुर्ग व शजर और अनस इंसोजिन सभी रब्बुल निसा है। इंसोजिन यानी कि इंसान भी और जिन्नात भी सब रब्बुल निसा है, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ओके ना। फिर से क्वेश्चन है कि खुदा अपनी कुदरत और हिकमत में बेमिसाल है, समझाइए। खुदा अपनी कुदरत में और हिकमत में बेमिसाल है, कैसे है बेमिसाल, वो आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये 5 मार्क का होगा, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से इसका जवाब देना है। खुदा अपनी हिकमत में, क्या क्वेश्चन था? खुदा अपनी कुदरत और हिकमत में बेमिसाल है, कैसे बेमिसाल है वो आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप समझाइए कि खुदा अपनी हिकमत में और कुदरत में कैसे बेमिसाल है। तो यहाँ पे आपको जवाब में लिख देना कि खुदा ताला ने बेशुमार चीज़ें बनाई है जिसमें उसकी कुदरत और हिकमत पोशीदा नजर आती है। एकदम आसान आपका जवाब है, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। खुदा ने बेशुमार चीज़ें बनाई है जिसमें उसकी कुदरत और हिकमत पोशीदा नजर आती है। सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन का फर्श बनाया है। उसके बाद है कि आसमां के शामियाने में आफताब महताब की कंदलें और सितारों के कुमकुमे अफजा किए हैं। फूलों में खुशबू, फलों में मिठास, पानी रवानी, परिंदों को परवाज और खुशहानी अता की है। हमारे चारों तरफ बेशुमार नाद रात मौजूद है जिनमें खुदा की कुदरत और हिकमत नज़र आती है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, हम ये जो भी आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अभी जो भी नोट से पढ़ा रहे हैं ना, ये सारा का सारा
व्हाट्सएप चैनल पे हम शेयर कर देंगे क्लास कंप्लीट होने के बाद, तो उसको आप अपने फोन में ले लीजिएगा और उससे आप आसानी आप लिख भी पाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होगा हम फौरी तौर पे जो भी अभी आपको चैप्टर नोट से पढ़ाएंगे, जो भी 10-15 सफा जो भी है, तो वो सारा का सारा हम व्हाट्सएप चैनल पे भेज देंगे, आप वहां से इस नोट्स को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सब्र के साथ वीडियो में बने रहिए। फिर सवाल है कि किस 5 नात को शारा के नाम, किसी 5 नात गोशारा के नाम लिखे, ठीक है। तो आपको जवाब में लिख देना कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, इमाम अहमद रजा खां बरेलवी, शाद अजीमाबादी, उसके बाद है हामिदुल्लाह अफसर मेरेठी, उसके बाद है कि हफीज जालंधरी, ठीक है। तो इसका नाम लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन आपके सामने कि मुख्तसर सवालात मा जवाबात, ठीक है। यानी कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके सामने, वहां पे 4 ऑप्शन से रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास सामने ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। जो राइट आंसर रहेगा उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या जबान की ईजाद होती है, क्या जबान की ईजाद होती है, क्या जबान की ईजाद होती है, क्वेश्चन ये है आपका। तो आपको जवाब देना कि जबान ना किसी की इजाद होती है और ना कोई इसे इजाद कर सकता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या जबान की इजाद होती है, ऑप्शन ए में रहेगा कि हाँ होती है, ऑप्शन बी में रहेगा कि नहीं होती है, ऑप्शन सी में रहेगा कि हाँ हो सकता है, ऑप्शन डी में रहेगा कि हाँ होता ही है, जबान की इजाद होती ही है, ठीक है। तो आपको क्या राइट आंसर देना है, जिसमें लिखा रहेगा कि जबान ना किसी की इजाद होती है और ना कोई इजाद इसे कर सकता है, तो जबान की इजाद नहीं होती है। जिसमें जिस भी ऑप्शन में लिखा रहेगा उसमें आपको इस तरीके से टिक लगा लेना, ओके, जिस तरीके से आप लोग लिख कर आए हैं। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उर्दू जबान की ज़बाने की इजाद है, उर्दू जबान की ज़बाने की इजाद है, उर्दू जुबान की ज़बाने की इजाद है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा कि मुगलिया सल्तनत के शाहजहानी दौर में उर्दू जुबान का वजूद हुआ, हिंदुस्तान की कदीम राजधानी, उसका जन्म भूमि और दवाबा इसका वतन है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। उर्दू जुबान की ज़माने के अंदर इजाद किया, यानी कि उर्दू जबान की ज़माने के अंदर अपनाया गया है। तो ये आपको क्या कहना है कि मुगलिया सल्तनत के शाहजहानी दौर में उर्दू जबान का वजूद हुआ, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उर्दू के माने क्या है, ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। उर्दू के माने क्या है, उर्दू के माने हैं लश्कर के, उर्दू के माने हैं लश्कर के, उर्दू के माने क्या है, तो उर्दू के माने हैं लश्कर के। वहां पे आपके पास 4 ऑप्शन से रहेगा, तो उसमें जिस भी ऑप्शन में लश्कर लिखा रहेगा उसमें आपको टिक लगा लेना, ओके। उर्दू के माने क्या, तो उर्दू के माने लश्कर के माने, ठीक है ना। बार बार इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। चलिए फिर से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि नजर आपको आ रहा होगा कि किन जुबानों के अल्फाज शामिल होने से उर्दू जबान का हुस्न दोबाला हो गया। किन जुबानों के अल्फाज शामिल होने से, किन जबानों के अल्फाज शामिल होने से उर्दू जुबान का हुस्न दोबाला हो गया, ठीक है। यानी कि और खूबसूरत उर्दू जुबान बन गया है, किन जबानों के शामिल होने से, मिलावट होने से तक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जवाब में देना है कि अरबी फारसी अल्फाज के शामिल होने से उर्दू जुबान का हुस्न दोबाला हो गया है, ठीक है। अरबी फारसी अल्फाज के शामिल होने से, अरबी फारसी अल्फाज के शामिल होने से उर्दू जुबान का हुस्न दोबाला हो गया है। क्वेश्चन क्या है कि किन जबानों के अल्फाज शामिल होने से उर्दू जबान का हुस्न दोबाला हो गया। तो आपको जवाब देना कि अरबी फारसी, ये दो आपको जवाब देना है कि अरबी फारसी अल्फाज के शामिल होने से उर्दू जबान का हुस्न दोबाला हो गया, ठीक है। कंटिन्यू आप लोग क्लास में बनाएंगे, थोड़ा भी आपको स्किप नहीं करना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है आपको, ठीक है। और कल ही आपका ये पेपर है उर्दू का, ठीक है ना। कल आपका उर्दू और इंग्लिश होगा, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन है कि मुगलिया सल्तनत के बाद समंदर के रास्ते से कौन सी कौम हिंदुस्तान पर मुसल्लत हुई। मुगलिया सल्तनत के बाद समंदर के रास्ते से कौन सी कौम हिंदुस्तान पर मुसल्लत हुई। मुगलिया सल्तनत के बाद समंदर के रास्ते से कौन सी कौम हिंदुस्तान पर मुसल्लत हुई, ठीक है। आपको यहां पे जवाब देना है कि मुगलिया सल्तनत के बाद समंदर के रास्ते से अंग्रेज आए और हिंदुस्तान पर मुसल्लत हो गए। जाहिर तौर पे आपको मालूम ही होगा मुगलिया सल्तनत के बाद क्या है कि अंग्रेज लोग समंदर के रास्ते आए और यहाँ पे हिंदुस्तान पर मुसल्लत हो गए, हिंदुस्तान पे राज करने लगे। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि मुगलिया सल्तनत के बाद समंदर के रास्ते से कौन सी कौम हिंदुस्तान पर मुसल्लत हो गए, किसने अपना यहाँ पे दबदबा हिंदुस्तान में जमाया, तो वो अंग्रेज है। मुगलिया सल्तनत के बाद समंदर के रास्ते से अंग्रेज आए और हिंदुस्तान पर मुसल्लत हो गए, अपना दबदबा बना लिए, ठीक है। लेकिन वो बात की बात है कि जब हमारे हिंदुस्तान के वीर जवान जब एकजुट हुए, हिंदू मुसलमान एक साथ हुए, तो फिर उनको अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा, ठीक है ना। लेकिन इसके मुगलिया सल्तनत के बाद अंग्रेजी हिंदुस्तान में आके राज कर रहे थे, ठीक है। फिर से क्वेश्चन है कि उर्दू जबान कौन सी कदीम जबान लिखना चाहिए। क्या है कि कदीम जबान की आखिरी शाइस्ता सूरत है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा उर्दू दरअसल हिंदी निजात है और कदीम पर
अक्तर ज़बान के आखिरी और सबसे शाइस्ता सूरत है। तो इसे भी आप लोग अपने जवाब में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे कि कई ज़बानों के मेल जुल से क्या वजूद में आती है। कई ज़बानों के मेल जुल से क्या वजूद में आती है। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है कि कई ज़बानों के मेल जुल से एक नई मखलूत ज़बान वजूद में आती है जो ज़्यादा शेरें और मकबूल होती है। उर्दू का वजूद भी इसी अमल के नतीजे में मुमकिन हो सका। उर्दू का वजूद भी इसी अमल के नतीजे में मुमकिन हो सका है। कौन सी ज़बान को मिलने के बाद उर्दू दोबाला हो गया, उर्दू का रंग ऐसे, क्या क्वेश्चन था। हाँ, किन ज़बानों के अल्फाज शामिल होने से उर्दू ज़बान का हुस्न दोबाला हो गया। किन दो ज़बानों के शामिल होने से उर्दू ज़बान का हुस्न दोबाला हो गया। तो अरबी और फारसी ज़बान के शामिल होने से, ठीक है। और वही क्वेश्चन यहाँ भी किया जा रहा है, ठीक है। तो उसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन है कि आप उर्दू क्यों पढ़ना चाहेंगे। आप उर्दू क्यों पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर कि आप उर्दू क्यों पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जवाब देना है कि उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की मकबूल तरीन ज़बान है। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की मकबूल तरीन ज़बान है। इस ज़बान में दीनी और अदबी सरमाया महफूज है। इस ज़बान की शायरी और खिताबत निहायत दिलकश और असर अंगेज है। इसी वजह से उर्दू पढ़ना बाअस फ़ख्र है। अब यह ज़बान आलमी अदब का दर्जा रखती है, ठीक है। तो इसे आप लोग इतना ही आप लोग को आंसर में लिख देना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से यहाँ पे देखिए कि शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है। अजहर में क्या खामी थी। अजहर में क्या खामी थी, क्वेश्चन आएगा। अजहर में क्या खामी थी। पढ़ने में उसका दिल नहीं लगता था। पढ़ने में उसका दिल नहीं लगता था। आपके सामने वहाँ 4 ऑप्शन से आएगा। अजहर में क्या खामी थी, नीचे में 4 ऑप्शन से रहेगा। ऑप्शन ए में रहेगा कि अजहर बहुत अच्छा लड़का था। ऑप्शन बी में रहेगा कि अजहर बहुत बुरा लड़का था। ऑप्शन सी में रहेगा कि अजहर में बहुत पढ़ने की खामी थी। और ऑप्शन डी में रहेगा कि पढ़ने में उसका दिल नहीं लगता था, अजहर के अंदर यह खामी थी। तो जिस भी ऑप्शन में पढ़ने में उसका दिल नहीं लगता था ये वाला लिखा आएगा तो वहां पे आपको टिक लगा लेना, आपका राइट आंसर वही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन है कि उसकी आदत व खसलत में कौन सा ऐप पाया गया, यानी कि अजहर की आदत में कौन सा ऐप पाया गया। तो आपको जवाब देना कि स्कूल नहीं जाना, खेल कूद और सैर सपाटे में मशगूल रहना, ठीक है। खेल कूद में अजहर ज्यादा मशगूल रहते थे, स्कूल नहीं जाया करते थे, ठीक है। तो यही आपको लिख देना है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन है कि गांव के करीब किस फल का बागीचा था। गांव के करीब किस फल का बागीचा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या आंसर देना है कि गाँव के करीब लीची का बागीचा था। गाँव के करीब लीची का बागीचा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि बागीचा का पहरेदार कौन था। बागीचा का पहरेदार था जुम्मन। बागीचा का पहरेदार कौन था। तो बागीचा का जो पहरेदार था वो जुम्मन चाचा बागीचा का पहरेदार था, ठीक है। बागीचा का पहरेदार कौन था, तो जुम्मन चाचा बागीचा का पहरेदार था। फिर क्वेश्चन है कि किसने अजहर को चबूतरे पर बैठा देखा और उसने क्या नसीहत दी। किसने अजहर को चबूतरे पर बैठा देखा और उसने क्या नसीहत की। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा कि शबली ने अजहर को चबूतरे पर बैठा देखा और उसने स्कूल से दूर रहने के बुरे अंजाम की तरफ तवज्जो दिलाई। क्या है कि किसने अजहर को चबूतरे पर बैठा देखा और उसने क्या नसीहत दी। तो शबली ने अजहर को चबूतरे पर बैठा देखा और उसने स्कूल से दूर रहने के बुरे अंजाम की तरफ तवज्जो दिलाई कि अगर आप स्कूल से दूर रहेंगे तो फिर आपका बहुत ही बुरा अंजाम होगा, ठीक है। आप तालीम से दूर रहेंगे, इस तरीके की नसीहत की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन आ रहा है कि अजहर पर किसकी बात का इतना असर हुआ जिससे वह एक अच्छा इंसान बन गया। अजहर पर किसकी बात का इतना ज़्यादा असर हुआ कि वह एक अच्छा इंसान बन गया। तो आपको यहाँ पे देना कि शबली की वालिदा की नसीहत का अजहर पर इतना बड़ा असर हुआ कि वह एक अच्छा इंसान बन गया है, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे सवाल है कि तालीम और तरबियत को हम माने समझाना गलती है क्यों। क्या है कि तालीम और तरबियत को हम माने समझाना गलती है क्यों। तो यहाँ पे इसका जवाब देख लीजिए। तालीम और तरबियत दो अलहदा चीज़ें हैं। तालीम के ज़रिए हमारे अंदरूनी शगुफ्ता व शादाब होते हैं, जबकि तरबियत के ज़रिए हमारी खामियाँ कोताहियाँ दूर होती है और अखलाक व किरदार में दस्तगी आती है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि दिल के सूतों को खोलने से क्या मुराद है, दिल के सूतों को खोलने से क्या मुराद है। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है, इंसान को तालीम देना दरअसल उसके दिल के सूतों का खोलना और अंदर मौजूद चश्मा को बाहर निकालना ताकि इंसान की अंदरूनी क़ुव्वत हरकत पज़ीर हो सके। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन है कि तालीम के साथ तरबियत क्यों ज़रूरी है, तालीम के साथ तरबियत क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जवाब देना है, जवाब ये देना है कि तालीम के साथ तरबियत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तरबियत के बगैर तालीम का मकसद पूरा नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर अगर आपको तरबियत नहीं दी जाए, सिर्फ तालीम दी जाए, तो फिर आपका जो तालीम का मकसद है वो पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए तालीम के साथ तरबियत देना ज़रूरी है। तालीम हमारे अंदरूनी क़ुव्वा को शगुफ्ता, आपको इतना ही आंसर दे देना। ठीक है, चलिए फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि अंदरूनी तक़वा कैसे कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपका आंसर है कि मुफीद तालीम के बगैर हमारी अंदरूनी क़ुव्वा कमज़ोर और नाकारा हो जाती है। फिर से क्वेश्चन है कि हमें कैसी तालीम हासिल करने की ज़रूरत है, हमें कैसी तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है, हमें ऐसी तालीम हासिल करने की ज़रूरत है जो हमारी अंदरूनी क़ुव्वा को शगुफ्ता और शादाब करे और दिल के सूतों को खोल कर चश्मा से पानी बाहर निकाले ताकि हमारी ज़िंदगी सरसब्ज़ व शादाब हो। ठीक है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन है, तालीम हासिल करना क्यों ज़रूरी है, तरबियत पाने के क्या तरीक़े हैं। तालीम हासिल करना क्यों ज़रूरी है, तरबियत पाने के क्या तरीक़े हैं। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है, हमें तालीम इस तरह हासिल करना चाहिए कि हमारे अंदरूनी क़ुव्वा शगुफ्ता व शादाब हो और तरबियत के ज़रिए हम अपनी खामियों और कोताहियों को दूर कर सके, हमारे अखलाक व किरदार बेहतर हो। तरबियत हासिल करने के लिए अच्छी सोहबत इख्तियार करना, बड़े बुजुर्गों के तजुर्बात और उनकी रहनुमाई से इस्तेफादा करना ज़रूरी होता है। तरबियत हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, तो तरबियत हासिल करने के लिए अच्छी सोहबत इख्तियार करना चाहिए और बड़े बुजुर्गों की तजुर्बात और उनकी रहनुमाई से इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से आप लोग तरबियत हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि किसको उर्दू नज़म का बाबा आदम कहा जाता है, किसको उर्दू नज़म का बाबा आदम कहा जाता है। तो नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू नज़म का बाबा आदम कहा जाता है। किसको उर्दू नज़म का बाबा आदम कहा जाता है, तो नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू नज़म का बाबा आदम कहा जाता है। नज़ीर अकबर आबादी का ताल्लुक किस शहर से था, नज़ीर अकबर आबादी का ताल्लुक किस शहर से था। तो नज़ीर अकबर आबादी का ताल्लुक आगरा क्या कि अकबराबाद शहर आगरा से था। ठीक है, अकबराबाद ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल में अभी उसका नाम शहर आगरा हो गया। ठीक है, अकबराबाद है ये। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नज़ीर अकबर आबादी का ताल्लुक किस शहर से था, तो आपको लिखना है कि शहर आगरा से उनका ताल्लुक था, शहर आगरा से ताल्लुक था। ठीक है ना, पहले उनका अकबराबाद यानी कि शहर आगरा से उनका ताल्लुक था। किसका ताल्लुक था, नज़ीर अकबर आबादी का। किसको उर्दू नज़म का बाबा आदम कहा जाता है, नज़ीर अकबर आबादी को। ठीक है, फिर से क्वेश्चन है, नज़ीर अकबर आबादी ने किस तरह की शायरी की, नज़ीर अकबर आबादी ने किस तरह की शायरी की। तो आपको जवाब देना है, नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में अवामी जज्बात की तर्जमानी मिलती है। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में अवामी जज्बात की तर्जमानी मिलती है। फिर से आपको क्वेश्चन आया है कि आदमी नामा क्या है। आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़म है। आदमी नामा क्या है, ये सवाल है, आपको जवाब देना है कि आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, लिखा हुआ है कि अकबराबाद का नया नाम क्या है। अभी हम आपको बता के आए हैं अकबराबाद का नया नाम क्या है। तो अकबराबाद का नया नाम आगरा है। क्या है अकबराबाद का नया नाम आगरा है। ठीक है, पहले इसका नाम अकबराबाद हुआ करता था। फिर से क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि इस नज़्म के शायर को उर्दू नज़म का बाबा आदम क्यों कहा जाता है। इस नज़्म के शायर को उर्दू नज़म का बाबा आदम क्यों कहा जाता है। तो इस नज़्म के शायर जनाब नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू नज़म का बाबा आदम इसलिए कहा जाता है कि वह अव्वलीन शायर है जिन्होंने नज़्म की शायरी शुरू की। ठीक है, इसलिए उनको उर्दू नज़म का बाबा आदम कहा जाता है। उर्दू नज़म का बाबा आदम किसे कहा जाता है, तो नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू नज़म का बाबा आदम कहा जाता है। फिर से आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा होगा, नज़ीर अकबर आबादी की शायरी की असल खूबी क्या है। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी की असल खूबी क्या है, तो आपको जवाब देना है नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में खालिस हिंदुस्तानी ज़बान की आमेज़ मिलती है। अगरचे उनके कलाम में शायराना तख्लीक की परवाज़ नहीं है, लेकिन ज़िंदगी की हकीकी तर्जमानी ज़रूर नज़र आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे फिर से आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ठीक है। लिखा हुआ कि इस नज़्म में दुनिया को किस किस शक्ल में पेश किया गया, इस नज़्म में दुनिया को किस किस शक्ल में पेश किया गया, ठीक है। आपको जवाब देना है। इस नज़्म में दुनिया को बस्ती कहा गया जहां अमीर व गरीब, शाह गुदा सभी रहते हैं। यह दुनिया जाए फसाद व फितना है जहां हरदम झगड़े उठते हैं और अदालत कायम होती है। यह दुनिया जाए मकाफात है जहां पर अमल का मसावी रद्द अमल होता है। यह दुनिया इंसाफ व अदल परस्ती पर कायम है जहां नगद बदला मिलता है, ठीक है। तो ये इस नज़्म में, यानी कि जो नज़्म गुजर चुका है, जो निसाब के अंदर आया था, सिलेबस के अंदर, उस नज़्म में दुनिया को किस शक्ल से पेश किया गया है, तो इस शक्ल से पेश किया गया है जो मैं यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी से क्वेश्चन आ रहा है कि इस नज़्म में बुराई का बदला किस किस तरह पेश किया गया। इस नज़्म में, यानी कि उस नज़्म में बुराई का बदला किस किस तरह पेश किया गया। तो आपको जवाब देना है कि उस नज़्म में बुरे कामों का बदला बुरा ही बताया गया है। नुकसान पहुंचाने वाले नुकसान उठाते हैं, नाहक झूठ और तहमत लगाने वालों को मातबू होना पड़ता है। जो किसी पर जुल्म व सितम ढाता है उसको भी जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता है। जो जैसा करता है वैसा ही बदला पाता है, क्योंकि इस दुनिया में फौरन बदला दिया जाता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर से क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तभी सवाल आ रहा है, ठीक है। ये सवाल आपका 10 नंबर का होगा, ठीक है ना। सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि नज़ीर अकबर आबादी की शायरी से अपनी वाकिफियत का इजहार कीजिए। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी से अपनी वाकिफियत का इजहार कीजिए। तो आपको यहाँ पे जवाब देना है। जवाब कुछ इस तरीके से आपको देना होगा वहाँ पे एग्जाम के अंदर कि नज़ीर अकबर आबादी उर्दू अदब के एक मारूफ व मुनफरिद शायर हैं और उर्दू नज़म की शायरी को परवान चढ़ाने का सहरान उनके सर बंधा था। नज़ीर अकबर आबादी के हम असर शायरा अमीरों और रईसों के मिजाज के मुताबिक शायरी कर रहे थे और दादा तहसीन, इनाम व इकराम पा रहे थे, जबकि नज़ीर अकबर आबादी ने बिल्कुल अलग राह इख्तियार की और आवामी ज़िंदगी के मसाइल को मौजू सखन बनाया। उनकी नज़मों में मेले त्यौहार की सरगर्मियाँ नज़र आती है। अंदाज़ बयां और ज़बान बिल्कुल आवामी है। दुनिया आदमी क्या है यहाँ पर कि दुनिया आदमी नामा, बंजारा नामा, रोई कल्चर वगैरह उनकी मशहूर में है। उसके बाद लिखा हुआ कि हिंदुस्तानी ज़बान और शायरी तख्लीक और हकीकी ज़िंदगी की झलक मिलती है। फिर से क्वेश्चन है, नज़म दुनिया का खुलासा पेश कीजिए। नज़्म दुनिया का खुलासा पेश कीजिए। तो आपको यहाँ पे खुलासा कुछ इस तरीके से पेश करना है कि नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू नज़म का बाबा आदम कहा जाता है, क्योंकि वह उर्दू नज़म के पहले शायर हैं। उनकी शायरी में आवामी मौज़ूआत मिलते हैं। उनकी ज़बान खालिस हिंदुस्तानी है, ठीक है। उसके बाद लिखना है, नज़्म दुनिया में इंसान की हकीकी ज़िंदगी को नहायत आसान ज़बान में पेश किया गया है। फरमाते हैं कि दुनिया एक ऐसी बस्ती है जहां अमीर और गरीब, शाह गदा साथ साथ रहते हैं और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते हैं। महंगे खरीदने वालों के लिए इस दुनिया में महंगी चीज़ें मौजूद है और गरीबों और मुफलिसों के लिए इस दुनिया में सस्ती चीज़ें भी दस्तयाब है। दुनिया दरअसल लफ्ज़ अदना से माखूज है। यहाँ अर्स और हौस, हसद, झगड़े, फसाद मामूली चीज़ों के लिए हरदम होते रहते हैं और हर आन अदालत कायम होती है ताकि इंसाफ अदल परस्ती कायम रहे। नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं कि दुनिया में हर अमल का रद्द अमल होता है, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ व अदल परस्ती है, ठीक है। उसके आगे लिखा हुआ है, इस हाथ करो उस हाथ मिले या सौदा क्या कि या सौदा दस्त बदस्ती, ठीक है। ये शायरी है 2, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ कि इसी तरह लोगों को आराम पहुंचाने वाले को आराम मिलता है, इज्जत करने वालों को इज्जत मिलती है, नुकसान पहुंचाने वाले नुकसान उठाते हैं, एहसान करने वाले एहसान पाते हैं। जो लोग नाहक जुल्म ढाते हैं, गरीबों बेकसों को सताते हैं, यह दुनिया जायफ मकाफात है। जो जैसा करता है फिर वैसा ही पाता है। इस दुनिया में नेकी बदी का अंजाम बिल्कुल नगद मिलता है। यह नज़्म दरअसल आवामी ज़िंदगी में खैर के पहलू को उजागर करती है और बुराई के कामों से बचने की तरगीब देती है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन है कि डॉक्टर सैयद महमूद की पैदाइश कब और कहाँ हुई। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, यानी डॉक्टर सैयद महमूद और नज़ीर अकबर आबादी के बारे में, यानी कि इन दोनों के बारे में जरूर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। फिर से क्वेश्चन है कि डॉक्टर सैयद महमूद की पैदाइश कब और कहाँ हुई। हम जो पुराने स्टूडेंट हैं हमारे, उनको मालूम होगा कि इसकी पैदाइश कहाँ हुई थी, ठीक है, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है।
पिछले अलग अलग पार्ट में, लेकिन उन तमाम पार्टों को एक ही पार्ट में जोड़ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी करवाया जा रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर सैयद महमूद की पैदाइश कब और कहां हुई, तो आपको जवाब देना है। डॉक्टर सैयद महमूद की पैदाइश 1889 में जिला गाजीपुर के एक कस्बा सैयदपुर भितरी में हुई। डॉक्टर सैयद महमूद की पैदाइश कब और कहां हुई, तो डॉक्टर सैयद महमूद की पैदाइश 1889 में जिला गाजीपुर के एक कस्बा सैयदपुर भितरी में हुई। ठीक है, उसके बाद आपको सवाल आएगा अंग्रेजी तालीम का उन पर क्या असर पड़ा, यानी कि डॉक्टर सैयद महमूद पर अंग्रेजी तालीम का क्या असर पड़ा, तो आपको जवाब देना है अंग्रेजी तालीम से उनकी आंखें खुल गई और इनकलाबी बन गए। अंग्रेजी तालीम से डॉक्टर सैयद महमूद की आंखें खुल गई और वो इनकलाबी बन गए। क्या क्वेश्चन है, अंग्रेजी तालीम पर, अंग्रेजी तालीम का उन पर क्या असर पड़ा, तो अंग्रेजी तालीम से उनकी आंखें खुल गई और वह इनकलाबी बन गए। फिर से आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उनकी जिंदगी के नए दौर का आगाज कहां से हुआ। उनकी जिंदगी के, यानी कि डॉक्टर सैयद महमूद की जिंदगी के एक नए दौर का आगाज कहां से हुआ, तो आपको जवाब देना है कि अलीगढ़ कॉलेज से उनकी जिंदगी के एक नए दौर का आगाज हुआ। क्या जवाब देना है कि अलीगढ़ कॉलेज से उनकी जिंदगी के एक नए दौर का आगाज हुआ। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, उन्होंने किसके साथ मिलकर खुफिया सोसाइटी की बुनियाद डाली। उन्होंने किसके साथ मिलकर खुफिया सोसाइटी की बुनियाद डाली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जवाब देना है कि डॉक्टर सैयद महमूद ने अलीगढ़ में अब्दुल रहमान बिजनौरी, तस्दीक अहमद खान शेरवानी, अब्दुल मजीद बैरिस्टर और काजी तलमंद हुसैन के साथ मिलकर एक खुफिया सोसाइटी की बुनियाद डाली है। ठीक है, उसके बाद फिर से क्वेश्चन किया जा रहा है कि 1907 में अलीगढ़ कॉलेज से ने सारे हिंदुस्तान को अपनी तरफ मुतवज्जह क्यों किया। 1907 में अलीगढ़ कॉलेज ने सारे हिंदुस्तान को अपनी तरफ मुतवज्जह क्यों किया, तो आपको जवाब देना है 1907 में कॉलेज में हड़ताल का वाक़या पेश आया जिसने सारे हिंदुस्तान को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। फिर से क्वेश्चन आ रहा है कि डॉक्टर सैयद महमूद की ज़यादी ज़िंदगी के मुतालिक अपनी वाकिफियत का इजहार कीजिए। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से इजहार करना है। ठीक है ना, जवाब में आपको लिखना है कि डॉक्टर सैयद महमूद की सियासी ज़िंदगी 1921 से शुरू हुई। वह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर हुए। उनका शुमार सूबाई बिहार के मुमताज़ बैरिस्टरों और रहनुमाओं के सफ़ अव्वल में होने लगा। वह तहरीक खिलाफत कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मंतखब हुए। 1923 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हुए। 1926 तक उस ओहदे पर बरकरार रहे। 1935 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर मुंतखब हुए। 1935 में बिहार असम्बली के लिए इलेक्शन में 2 हलकों से मुंतखब हुए। वजारत का ओहदा संभाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनके इसमें बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है ना, फिर से क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, डॉक्टर सैयद महमूद हिंदुस्तान के मामारों में शामिल थे कैसे। आपको यहाँ पे लिखता है कि मौलाना मजहरुल हक, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे रहनुमाओं के साथ मिलकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर तकरीबन 7 वर्षों तक काम किया और 1935 में ऑल इंडिया कांग्रेस की वर्गंग कमेटी के मेंबर बने। ठीक है, फिर से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, समाज के लिए डॉक्टर सैयद महमूद ने जो कुछ किया है लिखे, यानी कि डॉक्टर सैयद महमूद ने समाज के लिए क्या किया है वो आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि डॉक्टर सैयद महमूद ने वजारत तालीम का महकमा संभालने के बाद उन्होंने शोबाए तालीम में प्राइमरी तालीम पर खास तवज्जो दी। उसकी तरक्की के लिए स्कीमें मरतब किए। मुख्तलिफ शहरों और देहातों में इशाअत तालीम के मराकिज़ कायम किए। उन्होंने उर्दू ज़बान को फ़रोग देने के लिए यूनिवर्सिटी की सतह तक तालीम का नज़्म किया। मुसलमानों के लिए हक तनासब के मुख्तलिफ शोबों में जगह मुक़र्रर कराई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या नूरजहां का तीर चलाना दुरुस्त था। इसके बारे में भी हम आपको लॉन्ग वीडियो बनाकर बता चुके हैं। ठीक है, ये तीर चलाने वाला जो किस्सा है, ठीक है ना, जो कहानी है, क्या नूरजहां का तीर चलाना दुरुस्त था। अगर आप लोग कहानी सुनेंगे तो आप लोग फौरी तौर पे जवाब दे सकते हैं। नूरजहां का तीर चलाना दुरुस्त नहीं था। अगर वह खुद छरोके से हट जाती तो मुजरिम को बेहयाई का मौका नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद फिर से क्वेश्चन किया जा रहा है, जहांगीर के फैसले के बाद औरत ने क्या कहा। जहांगीर के फैसले के बाद औरत ने क्या कहा, तो वो भी हम आपको बता चुके हैं क्या कहा है। जहांगीर के फैसला सुनकर औरत निहायत शर्मिंदा हो गई और बेहद मुतासिर होकर माफ़ी की दरखास्त की और कहा कि अब किसी को कत्ल करने से मेरे शोहर की वापसी मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं बदला नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, यानी कि नूरजहां
यानी कि जो औरत थी उनके शौहर को नूरजहां तीर चलाकर मार दी थी, ठीक है ना। उनके बाद वो और जिसके शौहर को मारा गया था, मैं मुख्तसर में बता देता हूँ, वो औरत बादशाह के दरबार में आई, ठीक है, जहांगीर बादशाह के दरबार में, और उन्होंने अर्ज किया कि बादशाह सलामत, हमारे शौहर को किसी ने तीर चला के मार दिया है। तो बादशाह सलामत ने कहा कि कौन है वो आरोपी। तो नूरजहां को बुलाया गया, उन्होंने कहा कि ये औरत है। तो क्या कहा बादशाह सलामत ने, यानी कि जहांगीर बादशाह की मोहतरमा नूरजहां तीर चला के किसी अनजान औरत के शौहर को मार दिया। जब वो फैसला के लिए जहांगीर ने कहा कि जिस तरीके से तुम्हारे शौहर को इस औरत ने यानी कि नूरजहां ने मारा है, उसी तरीके से ये तुम तलवार लो और उसी तरीके से तुम हमारा सर को उड़ा दो, ठीक है। यानी कि तुम्हारे सुहाग को इन्होंने छीना है, तुम भी उसके सुहाग को छीन लो, ठीक है। ये बादशाह सलामत जहांगीर कहे थे, लेकिन उनके बाद औरत का क्या जवाब था वो यहां पे आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, क्वेश्चन फिर से पूछा कि नूरजहां ने किसका शुक्रिया अदा किया, नूरजहां ने किसका शुक्रिया अदा किया। तो नूरजहां ने फरियादी औरत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जिसने बादशाह की जान बख्श दी और नूरजहां के सुहाग को कायम रखा, ठीक है। अभी जो मैं बताया हूं वही यहाँ पे बताया गया है। नूरजहां ने किसका शुक्रिया अदा किया, तो नूरजहां ने फरियादी औरत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जिसने बादशाह की जान बख्श दी और नूरजहां के सुहाग को कायम रखा, ठीक है। फिर से आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, क्या आपने कभी किसी की खता को माफ किया है, क्या आपने कभी किसी की खता को माफ किया है। फिर से आपको जवाब यहां पे देना है, जी हां, मैंने अक्सर अपने दोस्तों और अजीजों के खताओं को माफ किया है जिसके बदला में हमें उनकी मोहब्बत और हमदर्दी का सिला मिला है, वह हमारे एहसानमंद हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से क्वेश्चन किया जा रहा है, मुजरिम को अपनी गलती तस्लीम करने पर उसे माफ करना कैसा अमल है। मुजरिम को यानी कि जो गलती कर चुका है, जो जुल्म कर चुका है, उनको अपनी गलती तस्लीम करने पर अगर वो गलती मान रहा है तो उसे माफ करना कैसा अमल है। तो आपको जवाब देना है कि मुजरिम को सजा देने के वक्त की कुव्वत रखने वाला शख्स अगर माफ कर देता है तो मुजरिम के दिल में जज्बा शुक्र लाजमी तौर पर पैदा होती है और वह नदामत महसूस करके आइंदा जुर्म न करने का इरादा कर लेता है जिससे उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। इसलिए मुजरिम को माफ़ कर देना एक अच्छा अमल है, ठीक है। चलिए आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप फिर से यहाँ पे क्वेश्चन है कि आसिम बिहारी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। आसिम बिहारी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो आपको जवाब देना है आसिम बिहारी की पैदाइश 15 अप्रैल 1889 को। आसिम बिहारी की पैदाइश 15 अप्रैल 1889 को बिहार शरीफ ज़िला नालंदा के खासगंज महल्ले में हुई, ठीक है। आसिम बिहारी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो आसिम बिहारी की पैदाइश 15 अप्रैल 1889 को बिहार शरीफ ज़िला नालंदा में हुई, ठीक है। आप इतना लिख दीजिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन आ रहा है कि आसिम बिहारी किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो आसिम बिहारी बिहार शरीफ के एक गरीब बुनकर खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आसिम बिहारी किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो आसिम बिहारी बिहार शरीफ के एक गरीब बुनकर खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। चलिए फिर से आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि आसिम बिहारी ने किस आज़ाद पेशा को अपनाया। आसिम बिहारी ने किस आज़ाद पेशा को अपनाया, तो आसिम जवाब देना है कि कलकत्ता में अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर बीड़ी बनाने का आज़ाद पेशा इख्तियार किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है 1911 में उन्होंने कौन सा अखबार निकाला, उसके मुदीर कौन थे, ठीक है। तो उन्होंने 1911 में उन्होंने तारिखुल मनूल अखबार निकाला जिसके मुदीर मौलाना अब्दुल सलाम मुबारकपुरी थे, ठीक है। फिर आपके पास क्वेश्चन किया जा रहा है उन्होंने किस तबके के लिए अहम काम किया। आसिम बिहारी ने बुनकरों, बेड़ी मजदूरों और समाज के इंतहाई पसमानदा लोगों के लिए काम किया है। उसके बाद फिर से आप क्वेश्चन किया जा रहा है कि आसिम बिहारी ने कौन सी तंजीम बनाई। आसिम बिहारी ने कौन सी तंजीम बनाई, तो आसिम बिहारी ने मोमिन अंसार पार्टी बनाई जो आगे चलकर मोमिन कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गई। आसिम बिहारी ने कौन सी पार्टी बनाई, तो आसिम बिहारी ने मोमिन अंसार पार्टी बनाई जो आगे चलकर मोमिन कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गई। फिर से आपके सामने क्वेश्चन किया जा रहा है किस अंग्रेज मोरखा ने आसिम बिहारी की तंजीम की सताइश अपनी किताब मॉडर्न इस्लाम और इंडिया में किया, ठीक है। उसके बाद फिर से क्वेश्चन किया जाए तो यहाँ पे इसका जवाब यह है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि मोमिन कॉन्फ्रेंस का पहला तारीखी जलसा कब और कहाँ मुनक्किद हुआ, तो 18 अप्रैल 1928 को कोलकाता में पहली बार ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का तारीखी जलसा मुनक्किद हुआ, ठीक है। वक्त बहुत ही कम है इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन तमाम सवाल को आप लोग अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा और जो भी मैं अभी जितना भी चैप्टर पढ़ाया हूँ, जो भी नोट से पढ़ाया हूँ, इन तमाम को व्हाट्सएप चैनल पर हम शेयर कर देंगे। आप लोग हमारी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप लोग ये सारा का सारा नोट्स अपने फ़ोन में हासिल
हासिल कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। इंशाल्लाह जरूर इसमें से आपके एग्जाम में कल सवाल आएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम।